गुड मॉर्निंग ऑल। मैं अर्पणा झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नवादा। मैं आप सभी के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को साझा करना चाहती हूँ। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत मुख्य पेंशन योजनाएं हैं। पहले उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद जो अन्य योजनाएं हैं जैसे गैर पेंशन योजनाएं वगैरह, उसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम हमारी मुख्य जो पेंशन योजनाएं हैं उसमें 6 पेंशन योजनाएं हैं। जो पहली 3 पेंशन योजनाएं हैं उसमें केंद्र के द्वारा अंशदान काफ़ी किया जाता है, एवं जो नेक्स्ट 3 पेंशन योजनाएं हैं वो मुख्यतः कम्प्लीटली राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। तो जो 6 पेंशन योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले जो केंद्र संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं जो हमारे वृद्धजन हैं उनके लिए बनाई गई हैं। तो ये वैसे बीपीएल परिवार के वैसे हमारे वृद्धजन जो 60 वर्ष से अधिक हैं और पुरुष महिला सभी के लिए 60 वर्ष से अधिक एवं बीपीएल परिवार के हैं, उनके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं बीपीएल परिवार की, वैसी महिलाएं जो 40 वर्ष से 59 वर्ष की आयु की हैं, उनके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। और अंतिम में जो पहली 3 योजनाओं के बारे में चर्चा हो रही है, अंतिम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, बीपीएल परिवार के वैसे विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 80% से अधिक हो, उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच में। तो अभी मैंने 3 योजना के बारे में आपको बताया है, 3 पेंशन योजना जिसमें केंद्र का अंशदान रहता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना। इनमें एक पॉइंट आप लोगों ने समझा होगा कि तीनों की तीनों पेंशन योजना जो है हमारे बीपीएल परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए है। तो जो व्यक्ति बीपीएल परिवार के नहीं होते हैं उनके लिए केंद्र के द्वारा इन्हीं 3 योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, राज्य के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो जहां आपने वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना देखा होगा, वहीं अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, जिसमें कि बीपीएल परिवार के होने की कोई भी बंदिश नहीं है। तो राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, उन्हें ये पेंशन दिया जाता है। इसी प्रकार से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो हमारी महिलाएं बीपीएल परिवार के वहाँ पर आच्छादित नहीं हो पाती हैं या उम्र की वजह से, जैसे एपीएल परिवार की वैसी समस्त विधवा महिला जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो, या बीपीएल परिवार की वैसी विधवा महिलाएं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जो विधवा पेंशन योजना है वहाँ पे बीपीएल परिवार का होना और एक उम्र का भी बंदिश है 40 से 59। तो जो वहाँ पे आच्छादित नहीं हो पा रही हैं वैसी सभी महिलाएं, विधवा महिलाएं, उनको पेंशन देने के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाता है। और बिहार निशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वैसे सभी दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो और सभी उम्र और आय के, वैसे सभी निशक्त व्यक्तियों के लिए यह पेंशन योजना है। तो एक बार इस सबको हम लोग वापस से समराइज कर लेते हैं कि जो 3 पेंशन योजना मैंने पहले बताई है, जो केंद्र के द्वारा जिसमें अंशदान दिया जाता है, उसमें बीपीएल परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यदि बीपीएल परिवार के नहीं हैं तो फिर राज्य सरकार के द्वारा भी उसी प्रकार से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहाँ पे हमारे भाई बहन जो हैं जिनको ज़रूरत है, वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, वहाँ आच्छादित हो सकते हैं। इन सभी लोगों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। यदि वृद्धजन है और वृद्धजन पेंशन ले रहे हैं और 80 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो फिर उनको 500 रुपया पेंशन दिया जाता है। इसके लिए आवेदन आप ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर में दे सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। अच्छा, कुछ जो ये पेंशन योजनाएं हैं, इसके बाद में अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
तो जैसे आप पेंशन योजना के लिए आवेदन आरटीपीएस काउंटर में देना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, ये कृपया याद रखा जाए कि अब जो है पेंशन व डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में ही दिया जाता है, डायरेक्टली उनके खाते में जाता है। तो बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, फ़ोटो, ये जो है बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है पेंशन योजना में कि पेंशन निरंतर आता रहे हमारे खाते में, उसके लिए साल में एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन प्रमाणीकरण का मतलब ये हुआ कि हमें ये सत्यापित करना होता है कि हम जो पेंशनधारी हैं, हम जो लाभार्थी हैं, हम अभी तक जीवित हैं और हमको इसकी आवश्यकता और हम इसको लेते रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया जाता है और इसकी वजह से जो हमारे लाभार्थी होते हैं उनको दिक्कत आती है और पेंशन बंद होने की भी संभावना होती है। तो इसका ख्याल रखना होता है। तो इसके लिए आप ब्लॉक में जाकर अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं, ब्लॉक के काउंटर पे जाके। और इसके अलावा सुविधा केंद्र भी होता है, वहाँ पर भी जाके आप इसको करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है जब ये जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया जाता है। आप लोगों के माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसकी सूचना कृपया करके आसपास जितने भी लोग हों उनको दें जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार स्थलीय जांच वगैरह में जानकारी मिलती है कि जो लोग हैं वो बाहर माइग्रेट कर गए हैं, ईंट भट्टा वगैरह पे चले गए हैं, उनको नहीं पता चल पाता है। तो जब भी वो लौट कर आएँ तो जो भी निकटतम लोग हैं वो कृपया करके बताएं कि हाँ ये आपको करवाना था, ये रह गया। इसकी वजह से पेंशन आना बंद हो जाता है और फिर बहुत परेशानी होती है, फिर पेंशन का बकाया वगैरह, ये सब परेशानी से बचने के लिए जीवन प्रमाणीकरण साल में एक बार करा लेना होता है। एक बार और याद रखना है कि साल में एक ही बार कराना है, तो बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपने जब ये जीवन प्रमाणीकरण कराया है उसी दिन आप अगले साल आपको कराना है। तो जब आप जीवन प्रमाणीकरण करा रहे होते हैं तो उस दौरान ब्लॉक में जब आपने कराया या कहीं भी सुविधा केंद्र में भी कराया तो वहाँ उनसे पूछ लें, वो तिथि लिखी हुई रहती है कि आपने जैसे आज कराया तो उसमें तिथि लिख के आएगी कि हाँ अगले साल आपको इस तिथि पे कराना है, तो उसी तिथि को आप जाएं। उससे पहले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो अभी हमने पेंशन योजना के बारे में बात की, जिसमें मैंने आप लोगों को 6 पेंशन योजना के बारे में बताया और इस सभी में 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलता है। अब कुछ 6 गैर पेंशन योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूंगी। 3 इसमें मृत्यु उपरांत देय योजना है, मतलब डेथ बेनिफिट, मृत्यु के उपरांत ये लाभ दिया जाता है। इसमें एक है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भी केंद्र के द्वारा इसमें पैसा दिया जाता है। इसमें बीपीएल परिवार के वैसे कमाऊ सदस्य जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो और उनकी मृत्यु होने पर, तो यहाँ पर भी बीपीएल परिवार का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी ये क्राइटेरिया है और 18 से 60। इसमें डेथ बेनिफिट में जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके जो आश्रित हैं, जो निकटतम आश्रित हैं, उनको 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर वो बीपीएल परिवार के सदस्य नहीं हैं और किंतु दुर्भाग्यवश इस प्रकार का उनके परिवार में होता है तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना से वो आच्छादित हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ में बीपीएल परिवार के होने की एक बंदिश होती है और उम्र की भी बंदिश है 18 से 60 और कमाऊ सदस्य। लेकिन यदि कोई दुर्भाग्यवश देहांत होता है और वो बीपीएल परिवार में नहीं और उसमें आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ में आच्छादित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवार लाभ में एक और बात होती है कि उसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं है। यदि 18 वर्ष से कम भी हैं तो उसमें भी लाभ मिलता है। यदि आपराधिक घटना में भी मृत्यु हो जाए 18 से 59 वर्ष तो उसमें भी मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ में आच्छादित हो सकते हैं। इसमें भी 20,000 रुपये की राशि मिलती है। इसमें आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर रिपोर्ट ये लेकिन लगाना होता है और दोनों में राष्ट्रीय परिवार लाभ और मुख्यमंत्री परिवार लाभ में आप प्रखंड में
आवेदन देते हैं। मृत्यु उपरांत एक और योजना है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसमें बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो जाए तो अंतिम क्रियाकर्म के लिए 3000 रुपये की राशि दी जाती है। निकटतम आश्रित को दाह संस्कार के लिए 3000 रुपये की राशि दी जाती है। तो मैंने अभी जो आपको बताया 6 पेंशन योजनाएं मैंने आपके साथ जानकारी साझा की है और 3 मैंने आपको मृत्यु उपरांत अनुदान राशि के लिए बताया है। इसके बाद में 2 और योजनाएं हैं जो गैर पेंशन योजनाएं हैं और यह विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाएं हैं। इसमें एक योजना जो है वह अंतर्जातीय विवाह के लिए है और एक जो है योजना वह निषक्जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के बारे में पहले आप लोगों से जानकारी साझा करेंगे। इसमें यदि कोई व्यक्ति मतलब 2 व्यक्ति अलग अलग जाति के हों, अंतर्जातीय विवाह उन्होंने किया है, तो राज्य सरकार के द्वारा यह अच्छा, कोई फयाज जी कह रहे हैं कि एडमिन को इतना भी शुद्ध हिंदी लिखने के लिए ना कहा जाए। अच्छा, यदि ये संवाद आपका मेरे से है तो मैं कोशिश करूँगी कि साधारण हिंदी में ही आप लोगों से बात करूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं नॉर्मली हिंदी कह रही हूँ। ठीक है, इसको सिंपल ही रखेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति ने अंतर्जातीय विवाह किया है, मतलब कि 2 अलग अलग जाति के लोग हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और मैं सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया इसका प्रचार करें कि जिन्होंने भी अंतर्जातीय विवाह किया है वह 1 लाख रुपए की राशि का अनुदान ले सकते हैं। उसके लिए उनके विवाह का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगता है और उनके अलग अलग जाति मतलब 2 जो उनकी जाति है उसका सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ये 2 मुख्य चीज़ें हैं। उसके बाद बिहार के निवासी होने का भी उनको प्रमाण पत्र देना होता है। ये जो 1 लाख रुपए की राशि है ये जो वधू हैं उनके खाते में जमा की जाती है और 3 साल के लिए फिक्स्ड रहता है। जाति का अलग अलग होना जरूरी होता है। हमारी नियमावली के अनुसार अगर एक जाति की उपजाति हो तो उसमें यह राशि दे नहीं है, लेकिन जाति बिल्कुल अलग अलग हो तो यह दे है राशि 1 लाख रुपए का। इसमें प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए की राशि वधू के खाते में एफडी के माध्यम से 3 वर्ष के लिए सावधि जमा किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे निषक्जन भाई बहन हैं, अगर उन्होंने आवेदन दिया है तो यदि वधू और वर अगर वधू वर दोनों निषक्जन हैं तो 1-1 लाख रुपए की राशि, मतलब मुख्यमंत्री निषक्जन विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में कह रहे हैं कि अगर दिव्यांग व्यक्ति विवाह करते हैं और तो उनको 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। अगर उन्होंने दिव्यांग व्यक्ति से ही विवाह किया है तो दोनों को 1-1 लाख रुपए की राशि मिलती है। ये दोनों जो 1-1 लाख रुपए की राशि है वधू के खाते में ही 3 साल के लिए सावधि जमा कर दिया जाता है। इसके लिए उनका 40% से अधिक दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र लगता है और विवाह का जो सर्टिफिकेट है वो लगता है। इसके अलावे जो बिहार के निवासी होने का भी प्रमाण पत्र लगता है। यदि ऐसा ही कोई अवस्था आती है जिसमें कि व्यक्ति निषक्जन भी हैं, मतलब वर वधू दोनों निषक्त हैं और उन्होंने अंतर्जातीय विवाह योजना में जो मैंने आपको अभी 3 मृत्यु उपरांत देय योजना बताई है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ और कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसके अलावा मैंने आपको 2 विवाह की योजना की जानकारी दी है, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री निषक्जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। तो छठा जो लास्ट है गैर पेंशन योजना में वो है कुष्ठ कल्याण योजना। कुष्ठ कल्याण योजना में जो हमारे कुष्ठ रोगी हैं, जो हमारे भाई बहन कुष्ठ जैसे बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपये का पेंशन दिया जाता है। बाकी सभी जो हमारी पेंशन योजनाएं हैं उसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि एक ही पेंशन योजना से हम आच्छादित हो सकते हैं, लेकिन जो कुष्ठ कल्याण योजना है उसमें यदि कोई व्यक्ति इस दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर वो इस रोग से ग्रसित हैं तो 1500 रुपये की उनको राशि मिलती है। इसके अलावा उनको डिसेबिलिटी पेंशन मतलब दिव्यांगता पेंशन है वो भी मिलता है। इसके लिए एक ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट उनको बनवाना होता है। तो कुष्ठ कल्याण योजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया।
अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जो हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अंतर्गत संचालित योजनाएं हैं। हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनमें उनके लिए खासकर 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुख्य 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि एक है कि उनको उपकरण वगैरह की व्यवस्था कराई जाती है। जैसे कि दिव्यांग होने की वजह से उनको जो दिक्कत आती है, जैसे श्रवण यंत्र हो गया या उनके लिए कोई स्टिक वगैरह हो गया, और ट्राईसाइकिल हो गई, और मोटराइज ट्राईसाइकिल। तो मोटराइज ट्राईसाइकिल के बारे में पहले थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे। मोटराइज ट्राईसाइकिल बैटरी चालित ट्राईसाइकिल होती है, जिसमें कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जाता है। बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारे छात्र छात्राएं, हमारे दिव्यांगजन जो बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह विद्यालय महाविद्यालय जा रहे हैं और 3 किलोमीटर दूर उनका स्कूल कॉलेज पड़ता है और उनको आने जाने में दिक्कत होती है, कम से कम 3 किलोमीटर, उनके लिए ये बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जाता है। या फिर स्वावलंबन के उद्देश्य से रोजगार करते हों, किसी भी प्रकार का रोजगार कर रहे हों, छोटा बड़ा कुछ भी रोजगार कर रहे हों, और परिवार के कमाऊ सदस्य हों। तो 2 चीज़ हो गई, या तो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हमको 3 किलोमीटर कम से कम दूर जाना पड़ रहा है, और या तो हम कुछ स्वावलंबन के नेचर से कोई रोजगार करते हों और हम परिवार के कमाऊ सदस्य हों और हमको भी आने जाने के लिए 3 किलोमीटर, रोजगार स्थल से 3 किलोमीटर आने जाना पड़ रहा हो। तो पहला तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा, दिव्यांगता का प्रतिशत, जो हमारा दिव्यांगता का प्रतिशत है वो 60% कम से कम हो। 60%। जो आय है वो 2 लाख रुपए से कम हो, आयु कम से कम 18 वर्ष हो, बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों, तो इन सभी लोगों को जो है बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद में ये हम प्रखंड कार्यालय में जो है जांच के लिए जाता है, और जांच करने के बाद ये जब लिस्ट स्वीकृत हो जाती है तो बैटरी चालित ट्राईसाइकिल से उनको आच्छादित किया जाता है। इसके लिए एक वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से आप स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको कागज़ दस्तावेज भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। जैसे आपने कहा कि मैं शैक्षणिक में मतलब शिक्षा वगैरह में इन्वॉल्व हूँ, तो उसके लिए आपका स्कूल कॉलेज से संबंधित आई कार्ड, मतलब हम कहाँ पढ़ रहे हैं वगैरह, और अगर यदि व्यवसाय रोजगार बताते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ता है। इसके बाद थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे यूडीआईडी कार्ड के बारे में। यूडीआईडी कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसको यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ये। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जैसे हम सभी लोगों का आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए एक यूडीआईडी कार्ड निर्माण कराया जा रहा है। यूडीआईडी कार्ड से सुविधा ये होती है, जैसे मैंने आपको भी बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के बारे में जानकारी दी, तो उसमें भी आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र जहाँ लगाना होता है उसके जगह पे, शायद बीच में कनेक्टिविटी चली गई थी तो मैं वापस से इसको आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहती हूँ। जो यूडीआईडी कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसके लिए आप स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं या संबंधित प्रखंड में जाकर, जैसे मान लीजिए मैं वारसलीगंज की हूँ तो मैं वारसलीगंज ब्लॉक जाके वहाँ पर भी ऑफलाइन माध्यम से इसको ऑफलाइन माध्यम से इसका आवेदन कर सकती हूँ। और आप स्वयं भी चाहें तो swavlambancard.gov.in, swavlambancard.gov.in करके वेबसाइट है, उस पर भी जाकर आप स्वयं भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण पत्र ये कर सकते हैं, इसके द्वारा इसका आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने आपको संक्षिप्त में यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको एकदम नया यूडीआईडी कार्ड बनाना है और आपके पास पहले से कोई दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो ये सिविल सर्जन ऑफिस की सहायता से बनाया जाता है।
लेकिन अगर यदि आपके पास पहले से पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको UDID कार्ड में आप करने के लिए, UDID कार्ड बनाने के लिए आप उसकी सहायता ले सकते हैं, मतलब जो आपने पहले से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया हुआ है। तो अभी जो मैंने आपको सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में, जो अंतर्गत सभी पेंशन योजनाओं के बारे में बताया, और उसके बाद में मैंने आपको गैर पेंशन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें मैंने आपको पारिवारिक लाभ के बारे में बताया, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के बारे में बताया, 2 विवाह योजना के बारे में बताया। इस विवाह योजना के बारे में मैं आप लोगों के से इस माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि इसका प्रचार प्रसार अपने आसपास में करें, ताकि लोग इससे आच्छादित हो सकें। यह बहुत अच्छी योजना है। और यदि व्यक्ति निःशक्तजन हैं और उन्होंने निःशक्तजन व्यक्ति से विवाह किया है और अंतर्जातीय भी हैं, तो 3 लाख रुपए तक का ये अनुदान मिल सकता है, और ये 3 साल के लिए फिक्स्ड रहता है। तो 3 साल के बाद जब आप अपना FD लेंगे तो इंटरेस्ट के साथ ऐड होके मिलेगा। इसके अलावा मैं आपसे और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बुनियाद केंद्र के बारे में। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन इसके बावजूद कि नवादा में 2 बुनियाद केंद्र हैं, एक हिसुआ में है और एक रजौली में है। दोनों ही ब्लॉक के निकट है। जो हिसुआ ब्लॉक है उसके ही कैंपस में है, और रजौली में भी वो कैंपस में ही है। तो वहाँ पर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, या वृद्ध व्यक्ति भी हैं, या दिव्यांग बच्चे हैं, उनके फिजियोथेरेपी वगैरह से संबंधित वहाँ पे सहायता दी जाती है। वहाँ पे मशीन्स वगैरह उपकरण लगे हुए हैं। तो जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको सेरिब्रल पैल्सी, या इवन वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। तो यदि ऑटिज़म के बच्चे हैं जिनको स्वलीनता है, जो स्वलीनता से ग्रसित हैं, तो वो वहाँ पे जाके उनको उसके उपचार किया जाता है। वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क होता है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक केस मैनेजर रहते हैं जो आपको सबसे पहले आपका एक फ़ाइल बना देते हैं कि आप आए, आपने रजिस्टर कराया। उसके बाद में एक आपका ये होता है, जैसे मैं दिव्यांग हूँ तो मैं अगर जाने के बाद में, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति वहाँ जाते हैं तो जाने के बाद में एक बार उनका रजिस्ट्रेशन के हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद में देखा जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ की उपचार की आवश्यकता है, तो वो जानकारी उनको उनके फाइल में लगा दी जाती है, और उसके बाद उनका उपचार होता है। तो निरंतर उसमें यदि जाते रहें तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बुनियाद केंद्र जैसे मैंने आपको बता दिया, हिसुआ में भी है और रजौली में भी है। तो मैंने मुख्य आपको सभी जो सामाजिक सुरक्षा द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी भी दी है। एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि जैसे नवादा के बारे में मुख्यतः कि हमारे 14 ब्लॉक में एक सामाजिक सुरक्षा के कार्यपालक सहायक नियुक्त हैं वहाँ पर। तो जो भी आपकी समस्या आती है पेंशन से संबंधित, जैसे कि पेंशन कभी बंद हो जाता है, कभी कभी पेंशन आ नहीं रहा होता है, तो 2-3 बातें मैं बताना चाहती हूँ कि यदि पेंशन 1 महीना या 2 महीना से नहीं आ रहा हो तो कृपया करके उसके लिए चिंता ना करें। जो पेंशन का जो पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा डायरेक्टली आपके खाता में दिया जाता है। तो कभी कभी वो पेमेंट फाइल जो बनती है उसमें समय लगता है, तो उसमें आप परेशान ना हो। 1 या 2 महीना अगर नहीं आ रहा हो पेंशन तो आप कृपया करके पेशेंस रखें और वो आ जाएगा। यदि आपका उससे ज़्यादा कोई समय से नहीं आ रहा हो या दिक्कत आ रही हो तो कृपया करके आप ब्लॉक में, आपका जो निकटतम ब्लॉक है वहाँ जाएं, और वहाँ पर आप जो सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यपालक सहायक हैं उनसे मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया होता है, बहुत साधारण सा कारण है, और इसकी वजह से ही पेंशन रुक जाता है, तो वहाँ पे आपका वो जीवन प्रमाणीकरण हो जाएगा। तो अगली बार जो अगला माह होगा उसमें जो पेमेंट साइकिल होती है उसमें आपका वो पेंशन बनकर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जानकारी नहीं रहती है और पेंशन का आपका जो खाता है वो किसी कारण से बंद हो चुका होता है। जैसे मान लीजिए आपने काफ़ी समय से उस खाते का उपयोग नहीं किया हो, तो वो खाता जो है फ्रीज़ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो आपको भी नहीं पता रहता है।
और फिर आपको पैसा विभाग द्वारा आता ज़रूर है, लेकिन वह लौट जाता है वापस विभाग। तो उसकी जानकारी, इंडिविजुअल जानकारी हमको भी नहीं रहती है और हो सकता है आपको भी ना पता चले। तो खाता एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण पेंशन का ये रहता है कि कई बार आपके पास में एक से ज़्यादा भी खाता होता है, हम सभी के पास रहता है, तो हमको जानकारी नहीं मिल पाती है और हम अपने उस खाता में चेक नहीं करते हैं। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कई बार बैंक खाता की वजह से भी दिक्कत आती है पेंशन से। एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर कि कई बार हमारा लोन अकाउंट रहता है और जब बैंक में आपका पैसा पेंशन का आया हुआ रहता है तो वो लोन अकाउंट में कट जाता है। तो इसका, और उसके बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि पेंशन नहीं आया है। तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। या तो आप मतलब जिसमें आपका लोन अकाउंट है उसमें पेंशन से आच्छादित ना हो, क्योंकि बैंक जो है वो रिकवर कर लेता है पैसा। कई बार ऐसा होता है कि कई कारणों से आपके द्वारा स्वयं ही वो खाता बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप जो लाभार्थी हैं वह ये नहीं समझ पाते हैं कि यदि बैंक खाता बंद कर दिया जाए तो उसकी जानकारी देनी होती है, अन्यथा पैसा आता ज़रूर है, वह लौट जाता है। अगर और कोई समस्या होती है तो आप प्रखंड में आवेदन दे सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, शिकायत निवारण के लिए, जैसा आप सबको जानकारी भी है कि अनुमंडल लेवल पे भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय बैठते हैं और जिला लेवल पे भी हमारे जिला लोक शिकायत पदाधिकारी बैठते हैं, तो आप वहाँ पर भी आवेदन दे सकते हैं। लेकिन उससे सर्वप्रथम जिला में खुद हमारा कार्यालय है, तो यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप जिला में आकर, जो कलेक्ट्रेट है उस ऑफिस में ही हमारा ऑफिस है सामाजिक सुरक्षा का, यहाँ पर भी आप आकर अपनी परेशानियों का निराकरण करवा सकते हैं। इसके यही सब कुछ मुख्य चीज़ें थी तो जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। और फाइनल में मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आप सभी लोग जो भी लोग इस फेसबुक लाइव से जुड़े और मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप लोगों के साथ इन बातों को रख सकूँ। धन्यवाद।